अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे एक ऐसी नेता को जो अपने बयानों से, अपने कारनामों से हमेशा खबरों में बनी रहती है। एक ऐसी नेता जो साध्वी के तौर पर जानी जाती है, लेकिन राजनीति में पूरी दखल रखती है। पेश है आज का मुकदमा। प्लीज वेलकम उमा भारती। और इससे पहले कि इल्जामात का सिलसिला शुरू हो, आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैद्य की इजाजत चाहेंगे आज का मुकदमा शुरू करने के लिए। शुरू करें। इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू हो, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का ये मुकदमा चलाया जा रहा है, उमा भारती पर। उमा भारती एक जबरदस्त वक्ता हैं। इनकी स्मरण शक्ति असाधारण है। 6 साल पहले उमा भारती की लीडरशिप में बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में 3/4 सीटें जीती थी। 5 साल पहले तक उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। उससे पहले उमा भारती वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुकी थी। जिस जमाने में आडवाणी ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, उमा भारती उनकी स्टार कैंपेनर थी। लेकिन सन 2004 में उमा भारती को आडवाणी का सरेआम अपमान करने के आरोप में बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया। 1 साल बाद इन्हें पार्टी से बगावत करने के इल्जाम में बीजेपी से निकाल दिया गया। उमा भारती ने अलग पार्टी बनाई, बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार लड़ाए, यात्राएं निकाली, रैलियां की। लेकिन हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैंपेन किया। आपकी अदालत में आज का मुकदमा इसी पृष्ठभूमि में चलाया जा रहा है। तो आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू होता है। पहला इल्जाम उमा भारती पर। आपकी अदालत में उमा भारती पर इल्जाम है कि ये अपनी बात पर कायम नहीं रहती। उमा जी, बात सही है कि आपने पिछले लोकसभा चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैंपेन किया? जी। किस शर्त पर आपने किया था? शर्त कोई नहीं थी। जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ वैचारिक विरोध होते हुए भाजपा ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए 89 में उनका साथ दिया था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री बनने की लाइन में लगे हुए थे मुलायम सिंह, मायावती टाइप के लोग, इनकी तुलना में मुझे मनमोहन सिंह से भी अच्छे हमारी पार्टी को, और हमें लगा कि हमें आडवाणी जी का सपोर्ट करना चाहिए। वो सबसे अच्छे आदमी थे तो हमने उनका सपोर्ट किया विचारधारा के आधार पर। लेकिन 6 महीने पहले, 8 महीने पहले नवंबर में आपने लालकृष्ण आडवाणी के बारे में क्या कहा था, ये मैं आपको ज़रा याद दिलाना चाहता हूँ। आपका बयान है, आडवाणी जी ने राम के साथ धोखा किया, ईमानदार नेताओं को निकाला, सत्ता के दलालों के कहने पर बीजेपी चलाई, ईमानदार लोगों का अपमान किया। इसकी माफ़ी देश की जनता उन्हें नहीं दे सकती। आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन आडवाणी जी आपको छोड़ूंगी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगी। तो जो बात आपने कही है, जो आज की हकीकत है वो ये है कि हम पैसे की हमारे पास कमी थी, हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते थे। हमें किसी ना किसी का समर्थन करना पड़ता, क्योंकि अगर हम शांत होकर के घर में बैठ जाते तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाता है। राजनीति में चुनाव में भूमिका निभाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मुझे बताइए, राम सेतु को बचाने हो, अयोध्या में मंदिर बनाने की बात करनी हो, SEZ के बारे में पुनरीक्षण की बात करनी हो, या विदेशी धन को वापस लाने की बात करनी हो, क्या मनमोहन सिंह, मायावती, मुलायम सिंह, हमें इनमें से किसी का समर्थन कर सकते थे? तो इस कारण से हमने आडवाणी जी का समर्थन किया। आपने जो बातें कही हैं मैं उनको झुटलाऊंगी नहीं, वो कल का सच था और ये आज का सच है। और ये आप मानिए कि खुद से बड़ा दल होता है और दल से बड़ा देश होता है। जब दल के हित की बात आई तो मैंने अपना हित नहीं देखा, और जब देश के हित की बात आई तो मैंने दल का हित नहीं देखा, और मुझे देश के हित में लगा कि आडवाणी जी का समर्थन करना चाहिए। उमा जी, ये आपका जो देश के हित की परिभाषा है, आडवाणी जी की परिभाषा बहुत जल्दी बदली है। आपने क्या कहा था नवंबर में, वो एक बार और बताता हूँ आपको। आपने कहा, अरे उन्होंने तो कह दिया मैं ईसाई स्कूल में पढ़ा हूँ, ईसा मसीह को मानता हूँ। ये बात उन्होंने 5-7 साल नहीं कही होगी, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है
जिस आदमी को अपनी रंगत ही न पता हो, जिस आदमी की वास्तविकता न पता हो, ऐसा व्यक्ति 1 घंटे के लिए भी प्रधानमंत्री पद पर बैठ गया तो हे भगवान, इस देश को कौन बचाएगा? नहीं, ये मैंने नहीं कहा। ये मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये जो क्योंकि मैंने पहले वाले चार्ज को डिनाई नहीं किया है, इसको मैं डिनाई करूंगी। आपने लेकिन कहा, हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगी, मैं अपना परम लक्ष्य मानती हूं कि आडवाणी को पीएम बनने से रोकना है। उस समय मैंने मूल बात मैं आपको पहले कह दूं, वो कोई भी बात इसमें से सच हो सकती है, कोई भी बात गलत हो सकती है, और ये जनता की अदालत है, जनता में भगवान होता है। मैं तो कभी असत्य बोलूंगी नहीं, और आडवाणी जी से बेहतर मुझे कोई लगता नहीं था, और इसलिए हम आडवाणी जी के साथ में खड़े हो गए। उस समय मैंने ये नहीं देखा कि आप मेरी कितनी हंसी उड़ाओगे, मुझे ये भी मालूम था कि मीडिया मुझे धोखे रख देगा, लेकिन मुझे एक ही बात की फिक्र थी कि राम सेतु टूट सकता है अगर आडवाणी जी को हमने आगे नहीं बढ़ाया। SEZ पर कोई पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं होगा अगर हमने आडवाणी जी को आगे नहीं बढ़ाया। मैंने देश को देखा, देश की गरीब जनता को देखा, मैंने इसको देखा ही नहीं कि आप मेरी धज्जियां उड़ा दोगे, मुझे पता था कि आप मेरी धज्जियां उड़ा दोगे। उमा जी, ये तो मेरा काम है जनता की तरफ से सवाल पूछना, उन बयानों पर आपका एक्सप्लेनेशन मांगना। आप कह रहे हैं कि इस चुनाव के दौरान मुझे कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं मिला जो ये कर सकता था, लेकिन अक्टूबर 2008 में आपने कहा था कि आप मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगी। आपका बयान है, यदि जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री पद के लिए लालकृष्ण आडवाणी या राहुल गांधी की तुलना में मायावती को समर्थन दूंगी। यदि मेरे समर्थन से कोई दलित महिला प्रधानमंत्री बनती है तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैंने ये बात बिल्कुल कही थी। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि इस देश में कभी दलित प्रधानमंत्री बने, और वो भी यदि महिला दलित प्रधानमंत्री बने तो उन्हें बहुत खुशी होगी, और मैंने इसी का उदाहरण देते हुए ये बात कही थी। लेकिन जब इंजीनियर गुप्ता की हत्या हुई पैसे की वसूली के लिए, और मायावती ने उस हत्या पर अफसोस जताने की जगह पर, मैं ये नहीं कहती कि मायावती ने खुद हत्या की थी, लेकिन उनकी जन्मदिन के लिए पैसा वसूल हुआ था, और मायावती ने उस पर अफसोस जताने की जगह पर अपने जन्मदिन के जश्न पे कहा कि हमने तो पहले से भी ज़्यादा पैसे अब की बार इकट्ठे किए हैं। तब मुझे लगा कि इस देश की तो क्या, दुनिया की कोई भी महिला यदि हृदयहीन है और इतनी हृदयहीनता वो रखती है तो प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, चपरासी बनने के योग्य नहीं है। फिर मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन उमा जी, ये अब जनता ये सवाल नहीं पूछी कि आप एक बात पर नहीं टिकते हैं। आप अक्टूबर 2008 में आप मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, मार्च 2009 में आप आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये कहूँगी कि हाँ आप इसको अपराध कहेंगे, मैं अदालत में स्वीकार करूँगी, लेकिन वामपंथियों ने पहले कांग्रेस को समर्थन दिया, फिर समर्थन वापस ले लिया। सोनिया गांधी ने पहले विलासराव देशमुख को सुशील कुमार शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, फिर प्रस्ताव वापस ले लिया। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करके राष्ट्रपति भवन में गई, फिर बाहर आकर के उससे मुकर गई। तो ये सब लोग कुछ भी करें और मेरे को आप अकेले अपराधी ठहराओगे, मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन इनको भी साथ में फांसी पर चढ़ाना। ये नहीं चलेगा कि उनको आप बख्श दो, मुझे मत बख्शो। फिर आप कहेंगे कि मैं आपकी धज्जियां उड़ा रहा हूं। देखिए, किसी ने अपने किसी नेता के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और थोड़ा पीछे जाता हूं। जनवरी 14, 2006 आपने कहा, मैं राजनाथ सिंह को चुनौती देती हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो पाकिस्तान में भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा करके देश को लज्जित करने वाले लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी से निकाल कर दिखाएं। मुझे तो स्मरण नहीं हो सकता है कहा हो मैंने। आप कहें तो आप देख मैं आपको पहले कह रही हूँ, मैं आपको पहले मैंने आपने गौर किया हो, मैंने शुरू में ही अपने अपराधी की स्वीकारोक्ति की है कि कई बातें बोली होंगी, कई बातें नहीं बोली होंगी, लेकिन मैं फिर मूल बात के ऊपर वापस लौटूंगी कि भारत की राजनीति में आप देखते रहिए। मैं अमर सिंह जी से तो अपनी तुलना करवाना नहीं पसंद करूंगी क्योंकि वो हर 3 महीने में बदल जाते हैं, लेकिन जो विचारधारा पर आधारित होने की बात करती हैं जो पार्टियां, उसमें 2 पार्टियां हैं देश में, एक वामपंथी हैं, दूसरे बीजेपी हैं। बीजेपी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, हटाया, बनाया, हटाया। वामपंथियों ने कांग्रेस को बनाया, हटाया, एक बार बीपी सिंह को बनाया, हटाया। मैं मानती हूँ कि ठीक किया, विचारधारा के लिए जो जरूरत पड़ी वो करना चाहिए, मैं उसको गलत नहीं मानती। जो वो आडवाणी जी जिसके बारे में आप ये कहें कि जिन्ना की मजार पे जाके उन्होंने विचारधारा के साथ समझौता कर लिया, उन्हें आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रही हैं? आपको पता है इस देश में एक बहुत बड़ा संगठन है राष्ट्रवादी सोच का, और उसकी राष्ट्रवादिता पर कोई शक नहीं करता, वो है आरएसएस। आरएसएस ने खुद आडवाणी जी के जिन्ना वाले वक्तव्य पे आपत्ति की। आरएसएस ने ही वो स्थितियां बनाई कि आडवाणी जी ने अध्यक्ष का पद छोड़ा, और आरएसएस ने ही उनको प्रधानमंत्री पद के लिए जब उनके लिए घोषणा की भारतीय जनता पार्टी ने, तो आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने उसका समर्थन किया। तो मैं अशोक सिंघल जी से और संघ के नेताओं से बड़ी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि उसी विचारधारा की धारा से हम निकले हुए हैं। आप कह रहे हैं वो बदलेंगे तो आप भी बदल जाएंगे ना? तात्कालिक परिस्थितियों को वो ठीक से समझते थे, और इन तात्कालिक परिस्थितियों में मनमोहन सिंह को बनाते जो अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं, जो अमीर परस्त और अमेरिका परस्त हैं, ऐसे आदमी को बनाएंगे
बनाएंगे, हम अडवाणी जी को बनाएंगे जिनके सामने बैठ के कम से कम बात तो कर सकते हैं कि राम सेतु को बचाइए, SEZ से देश को बचाइए, बात तो कर सकते हैं। लेकिन आप तो कह रही थी कि वो दलालों के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब देखिए, बहुत सारी बातें जो मैंने उस समय कही, मैंने आपको पहले कहा, ना मैं उस पर खेद व्यक्त करूंगी, ना मैं खंडन करूंगी, ना मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। मैं तो ये कहूंगी कि वो उस समय की तात्कालिकता थी, आज की तात्कालिकता है, लेकिन अडवाणी जी की निजी जिंदगी पर मैंने कभी उंगली नहीं उठाई, उनको हमेशा पिता तुल्य कहा। आपने अभी भी पढ़ते हुए बताया कि मैंने उनको पिता तुल्य कहा। जिसको आप पिता तुल्य कहती हैं, उसके बारे में इतनी कड़वी बातें कहती हैं, जिसे नहीं कहती पिता तुल्य, उसका क्या करेंगी, उसका मुझे समझ नहीं आता। देखिए, मैं जिस परिवार के बैकग्राउंड से आई हूँ उसमें हम कभी निजी तौर पर खराब शब्दों का प्रयोग करेंगे ही नहीं। और मैं आपकी अदालत में एक प्रार्थना भी करूँगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, वेंकैया जी से, सुषमा जी से, अरुण जी से, कि भारतीय जनता पार्टी से निकाले जाने के बाद जिस प्रकार के दुर्व्यवहार का मैंने सामना किया है, तो मैं उनको भी एक शेर कहूँगी कि नफरत से ना देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। उन लोगों के बारे में, आप जितने बड़े बड़े नेताओं के आपने नाम लिए हैं, उनके बारे में आपने क्या कहा था वो भी आपको याद दिलाता हूँ। आपने कहा था कि ये 30 नवंबर 2005 का आपका बयान है, भारतीय जनता पार्टी में सांडों को पाला जा रहा है और भेड़ों को मारा जा रहा है। मैंने आपको एक मूल बात पहले ही कह दी है कि मैं कहूँगी कि आपकी अधिकतर बातें सच हो सकती हैं, कुछ नहीं भी सच होंगी, कुछ मुझे विस्मरण हुई होंगी, तो इसलिए मैं उसका खंडन नहीं करूँगी। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि मेरे बारे में क्या क्या कहा गया और मेरे साथ क्या क्या किया गया, आपको फिर वो भी पेश करना चाहिए। वो तो मैं कहने वालों से पूछूंगा जो उन्होंने तो कहा उनको था, लाइए ना, फिर लेकिन ऐसे नहीं आपसे ना। मैं वो पूछूंगा। हाँ ठीक है, मैंने अपनी बात बता दी ना कि जिन परिस्थितियों में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें मायावती थी, मुलायम सिंह थे, उसमें क्या बोलते हैं शरद पवार जी थे, लालू यादव जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, इनको प्रधानमंत्री बनना था, और अडवाणी जी थे। इनकी तुलना में मैं अडवाणी जी को बहुत बेहतर मानती हूं और आज भी मानती हूं। मैं आज भी सोचती हूं कि उनके नेतृत्व में 116 सीटें मिल गई, इससे भाजपा के लोगों को संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि अटल जी के बाद अडवाणी जी ही एक बड़े नेता उस पार्टी में अब बचे हुए हैं, उनको बचा के रखना चाहिए इन लोगों को, और हम आज भी उनको अपना नेता मानेंगे। उन परिस्थितियों के कारण हमने उनको अपना नेता कहा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो सांड कौन है जिन्हें पाला जा रहा है। जब कभी अंदर बैठ, पहले तो मेरी लोगों से 3-4 साल बातचीत नहीं हुई है, तो मैंने बाहर बातें कही हैं। अब तो मैं अडवाणी जी से रोज मिलती हूँ, तो अब अकेले में बातें बता दूंगी, उनको बाहर नहीं कहूँगी। वो नेता तो ये कहते हैं कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। नहीं, ऐसा मैं बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जब आप कभी करें तो या तो कोई ऐसी आपकी अदालत करें जिसमें कि आप दूसरों को भी लाएं, क्योंकि हम किन घटनाओं के कारण कहाँ पर क्या बोले हैं, हम ही सिर्फ उसकी सफाई देते रहें और वो लोग भाग निकले। आपने जो बोला उसकी सफाई तुम जी आपको देनी पड़ेगी। चलिए मैं ये आपकी बातों पर छोड़ देता हूं। आपने एक बात कही कि जब मैं 75 साल की हो जाऊंगी तो रिटायर हो जाऊंगी, और उसी संदर्भ में आपने ये भी कहा था कि अडवाणी जी को रिटायर हो जाना चाहिए। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। देखिए आपका ये बयान है। ना मैं आपको बता रही हूँ, किसी का भी बयान होगा, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे मानने वाली। अब ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, आपको पता नहीं, क्योंकि मेरी एक राय है, आपको मैं बता रही हूँ। ये तो अखबार में तो मैंने तो छापा अखबार वालों, अखबार में तो कुछ भी छपता है जी। जिस रिपोर्टर ने लिखा है वो उसमें सुना भी है कि किसी ने सिमना ना, बिल्कुल, आई एम सॉरी। बल्कि मैं तो उल्टा मानती हूँ, मैं उल्टा मानती हूँ कि जो बात बार बार कही जा रही है, राहुल गांधी जवान हैं, बहुत युवा हैं, उनकी मार्केटिंग चल रही है। मैं मानती हूँ कि 50 साल की ऊपर की उम्र का आदमी बहुत अच्छा होता है प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए, क्योंकि मैंने अपने अंदर चेंज देखा। ऊपर कितने तक आपने कहा कि ये देखिए इतना बड़ा छापा है, राजनीति में रहूंगी पर 75 साल तक नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि किसी को 75 साल के बाद नहीं रहना चाहिए। मनमोहन सिंह 75 साल से ज्यादा के हैं, वो बन गए हैं, मैं तो नहीं कहूंगी कि उनको हट जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहूंगी। अटल जी 80 साल तक बने रहे, मैं कभी नहीं कहूंगी हट जाना चाहिए। ये बहस जरूर होनी चाहिए जो हो रही है, जैसे राहुल गांधी को मार्केट में बेचने की तैयारी हो रही है, जवान है। हम 27 साल की उम्र में सांसद बने थे, आज मैं आपके सामने जब बैठी हूँ तो 49 साल की हूँ। मैंने अनुभव किया कि इसमें कितना परिवर्तन आया है मेरे खुद के अंदर, और मुझे महसूस होता है कि भी 4-5 साल शायद और ऐसे आएंगे जब मुझ में और परिवर्तन आएंगे। जब आदमी ठहर जाए एक जगह पर आकर के और तब इस बड़े पद पर बैठे तो वो ज्यादा ठीक ढंग से कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि कोई 75 साल का होगा तो उसको छोड़ देना चाहिए। बीजेपी किस वजह से हारी, मैं भाजपा कांग्रेस किस लिए जीती वो तो भूल जाइए। देखिए मैं बीजेपी, ये बात मैं खुलेआम कह सकती हूँ कि 96, 98 और 99 3 चुनाव कांग्रेस हारी। वो ऐसा कभी छाती कूट के नहीं रोते, ऐसा खुलेआम नहीं रोते। बीजेपी के लोग क्यों रो रहे हैं? एकदम पूरे टाइम विधवा विलाप चल रहा है। अब बंद करो, 13वीं हो गई, सब हो गया, शांति से बैठो, क्या फर्क हो गया, जो हो गया उसको स्वीकार करो। सही बता रही है। अखबार में रोज जब देखे, जब टीवी पे यही चला आ रहा है, अरे अडवाणी जी और मनमोहन सिंह की उम्र लगभग एक है। जब मनमोहन सिंह के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी रही तो भाजपा को अडवाणी जी के साथ खड़े रहना चाहिए।
आपकी अदालत में उमा भारती पर आरोप है कि ये सत्ता के सपने देखती हैं। उमा जी, जब आप गेरुए वस्त्र पहन के बैठती हैं, जब संन्यास की बात करती हैं, जब जनता की भलाई की बात करती हैं, तब ये कभी एहसास नहीं होता कि आप वाकई में कुर्सी के पीछे भागती हैं? नहीं, आप चिंता मत करिए। मेरे जो गेरुए वस्त्र हैं वो पहनती नहीं हूँ। मैंने विधिवत संन्यास लिया है नर्मदा किनारे पर, और संन्यास मैंने लिया है ताकि मैं गरीब आदमी के हक के लिए लड़ सकूँ, गरीब आदमी को रोटी और रोजगार दिलाने के लिए लड़ सकूं, अन्याय के खिलाफ लड़ सकूं। और मैं सत्ता के सपने नहीं देखती हूं, मैंने हकीकत में सत्ता प्राप्त की और आगे भी प्राप्त करूंगी। मुख्यमंत्री बनी हूं, केंद्रीय मंत्री बनी हूं, कभी किसी नेता की चमचागिरी और चापलूसी नहीं की, जनता ने समर्थन दिया और अपनी काबिलियत से बनी हूं, और आगे भी सत्ता को छोड़ूंगी नहीं। बदमाशों और दलालों के हाथ में सत्ता जाने के बजाय मेरे जैसे लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी तो गरीब आदमी की सेवा करेगी, नहीं तो पूंजीपतियों के पांव के पास जाके बैठ जाएगी सत्ता। इसलिए सत्ता हमें लेनी है, मैंने पहले भी ली थी और आगे भी लेके रहूंगी। लेकिन उमा जी, अगर सत्ता लेनी है तो आप बार बार नाराज होकर कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ क्यों चली जाती हैं? केदारनाथ और बद्रीनाथ में साल में सिर्फ एक दिन के लिए जाती हूँ, लेकिन जो हमारे देश का इंग्लिश मीडिया है उन्होंने ऐसा बना दिया जैसे मैं रोज ही केदारनाथ में बैठती हूँ, जबकि वो रोज रात को शराब खाने में जाते हैं। मैं तो कहीं नहीं जाती, केदारनाथ ही जाती हूँ। तो केदारनाथ जाकर के पाप करती हूँ क्या? कम से कम लास वेगास में जाके जुआ तो नहीं खेलती हूँ ना मैं दूसरे नेताओं की तरह। इंप्रेशन ये मिलता है कि जब भी आप परेशान होती हैं आप कहती हैं अब मैं सारी दुनिया से संन्यास लेकर अमरकंटक चली जाऊंगी। मैं कभी लेकिन फिर दिग्विजय सिंह का मैं आपको बयान बताता हूँ, उन्होंने कहा दिग्विजय कि सिंह के बयान पे मुझे जवाब नहीं देना। जो आदमी मेरे हाथ से बुरी तरह से पिट गया हो उसके बयान का जवाब ही नहीं देना। मैं सच्ची वो ये कहते हैं राजनीति खींच लेती है इन्हें बार बार। आप माया मोह छोड़ के जाती हैं अमरनाथ, लेकिन फिर माया मोह अब देखिए बेचारे को दिग्विजय को यही नहीं मालूम कि अमरनाथ और केदारनाथ में अंतर क्या है। एक बात मैं बताऊं। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि मुझे तो बिल्कुल पूरी तरह से सत्ता से प्यार है, राजनीति से प्यार है और सत्ता से प्यार है। अरे राजनीति करेंगे तो काहे के लिए करेंगे? बदमाशों को और दलालों को कुर्सी पे बिठाने के लिए करेंगे क्या? खुद बैठेंगे ना फिर? ऐसा थोड़ी करेंगे कि बारात हम सजाएं और पंगत कोई और जाकर के खाए, ऐसा नहीं करेंगे। और सत्ता जब भी प्राप्त करेंगे गरीब की सेवा करेंगे। आज तक एक आरोप नहीं लगा। 1 साल मुख्यमंत्री रही और 6 साल कैबिनेट मिनिस्टर रही हूँ, और जहाँ रही हूँ वहाँ मजदूरों का भला किया, महिलाओं का भला किया और गरीबों का भला किया। अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ भी जाऊँगी और अनाथ के दरवाजे पे भी जाऊँगी और केदारनाथ के दरवाजे पर भी जाऊँगी, सब जगह जाऊँगी। लेकिन आपकी पार्टी सत्ता में आएगी इसका तो कोई चांस कहीं दिखाई देता नहीं है। देखिए, आप अगर मेरी पार्टी को देखने के दोनों नजरिए हैं। आज जिस चुनाव में पैसे का पूरा बोलबाला रहा, विधानसभा के चुनाव में, उसमें जब सारी पार्टियां मिलकर मुझे हराने में लग गई मध्य प्रदेश में, उसमें भी अगर मैं 5.7% वोट प्राप्त कर गई और लगभग 35 सीटें हम कुछ सैकड़ा वोटों से हार गए, और वो भी तब जब भाजपा और कांग्रेस मिलकर के एक हो गए। मैं आपको बताऊं, अगर मैं मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री होती तो मैंने 190 सीटें जीती होती, क्योंकि मैंने हराया था दिग्विजय सिंह को। और अभी भाजपा में कोई मैदान में था ही नहीं, कांग्रेस में। कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने लगी हुई थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सबूत है। आप अपना चुनाव हार जाएं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? सुनिए, वही आपको सुना रही हूँ। किरोड़ीमल बैंसला ने, राज बब्बर ने और मैंने, 3 लोगों ने चुनाव आयोग को सबूत दिए हैं ईवीएम के साथ में टेम्परिंग के, और वो सबूत मैंने तो मानवीय सबूत दिए हैं। अब ये तो वो बात हो गई ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैं हार गई तो मशीन खराब है, ये क्या बात है? ना, मशीन खराब की नहीं मैंने कंप्लेन की है। आपको मैं खिसियानी बिल्ली नहीं हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। मशीन खराब होने की कंप्लेन मैंने नहीं की है। मैंने कंप्लेन की है मशीन के साथ टेम्परिंग की, और उसके सबूत दे दिए हैं, और उसकी सीक्रेट जांच चल रही है। और मुझे लगता है जांच के बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। राज बब्बर ने भी दी है, किरोड़ीमल बैंसला ने भी दी, और मैंने सुना साउथ इंडिया में भी 2-3 लोग, हमने तो सबूत दे दिए हैं ना। अब ये मैंने शिकायत नहीं की है, सबूत दिए हैं। जिस समय आप बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ी, आपने 3/4 बहुमत जीता विधानसभा में, उस समय मशीनें ठीक थी। आप लड़ी तो मशीनें खराब ऐसे नहीं। उस समय पे नई ईवीएम आई। आपको पता होना चाहिए, अमेरिका भी मानता है कि ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है, और इसलिए अमेरिका ईवीएम का प्रयोग नहीं करता। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो ईवीएम को फुल प्रूफ नहीं मानते। भारत में ईवीएम आई ही थी 99 और 2004 में। अब एक्सपर्टी डेवलप की है टेम्परिंग की, क्योंकि मैंने जो सबूत दिए हैं मैं उनको खोल नहीं सकती हूँ अदालत के सामने, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि इनकी सीक्रेसी मेंटेन करनी है। अभी वो सबूत ऐसे हैं कि आंखें फटी रह गई जब मैंने चुनाव आयोग के सामने सबूत। चलिए, उस पर हम इंतजार करेंगे चुनाव आयोग के फैसले का। लेकिन चिरंजीवी ने भी शिकायत की। हाँ, मुझे याद आ गया, उमा भारती, चिरंजीवी, राज बब्बर और किरोड़ीमल बैंसला, ये 4 लोगों ने शिकायत नहीं की, सबूत दे दिए हैं। सब हारे हुए लोगों ने शिकायत की। चिरंजीवी चुनाव जीता है। चिरंजीवी जी 2 सीटों पर लड़े थे, 1 सीट पर हार गए। हाँ, लेकिन जीता है। उन्हें जितनी उम्मीद थी अपनी सीटें जीतने की, उतनी नहीं जीत पाए। वो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसा नहीं, हमने जो बातें कही, हमने शिकायत की बात नहीं की। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ। आपने कहा था, आपका एक इंटरव्यू है जिसमें आपने 2006 में आपने कहा था कि 3 साल बाद 2009 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो मेरी पार्टी 50 सीटें जीतेगी। नहीं कहा।
मैं बताऊं, बहुत ऐसा हुआ है कि जो हमने नहीं कहा होता हमारे नाम से छाप देते, हमने नहीं कहा, हम इसको बिल्कुल डिनाई करेंगे एकदम। आपने देखा मैंने कुछ बातों को स्वीकार किया। आपने ये कहा था कि मेरी पार्टी 2015 में सत्ता में आ जाएगी, ये कहा है, और मैंने ये भी कहा है कि वो दिन आएगा जब हम 50 सीटों के साथ पार्लियामेंट में बैठेंगे। हाँ, मैंने क्या कहा, मुझे ये वही इंटरव्यू है जिसमें पहली बात ये कि 3 साल बाद मेरी पार्टी 50 सीटें जीतेगी, और फिर कहा कि 2015 में मेरी पार्टी अपनी ताकत पर देश में सरकार जी, हमने कहा जिस दिन मेरे पास 50 सीटें होंगी, हो सकता है कभी वो मौका 2-3 साल के बाद आवे, तो हम देश के सीन को बदल सकते हैं, और लेकिन 2015 में तो हम सत्ता में भी आ सकते हैं, मैंने कहा, इसको मैं स्वीकार करती हूँ। ये मुरारी लाल के हसीन सपने नहीं है कि 2000 जो पार्टी आज इलेक्शन ही नहीं लड़ी वो 2015 में अपने दम पर सत्ता में आ जाएगी। 1984 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी भी आपको मुरारी लाल ही लगे होंगे, क्योंकि उनने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, और 1984 में 2 सीटें जीतने वाला अटल बिहारी वाजपेयी 1989 में 86 सीटें जीत चुका था, तो वो आपको ही मुरारी लाल लगे होंगे, और बाद में वो अटल बिहारी हो गए थे। तो आज मैं आपको मुरारी लाल लग रही हूँ, अभी 4-5 साल बाद नहीं लगूंगी। तो 2009 में क्यों नहीं जौहर दिखाया आपने? हमने सीखा है ना, सबक सीखा है हमारा। देखिए, भारतीय जनशक्ति बनाना और उसको चलाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक बना है, और वो सबक ये बना है कि अगर पैसे का मुकाबला करना है तो पसीने से करना पड़ेगा, और थोड़ा और पसीना बहाना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत पैसा आ गया है, और सारी पार्टियां पैसे का गुर सीख गई हैं, और अब हमें मुकाबला करना है तो रावण रथी बिरथ रघुवीरा होना। लंका तो जरूर जलेगी, और तपस्वी के सन्यासी के हाथ से ही लंका जली थी, सोने की लंका तो हमें जला। इसने तो मुझे ये कहा कि उमा भारती का राजनीति में इसलिए विनाश हो गया कि उन्होंने हनुमान जी को अंडे वाला केक खिला दिया था। नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं किसने कहा, आप नाम लीजिए उसका। नहीं, उसका नाम तो नहीं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोई अंडा खावे, हम नहीं फिर उसका नाम लेने वाले, ऐसे नहीं है। जो आदमी अपना नाम नहीं बताने की हिम्मत रखता, वो इस लायक भी नहीं है रजत जी की अदालत में उसका नाम लिया जाए, उसको चूहा मानिए। नहीं, हम उसका नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये बात सही है कि हनुमान जी को अंडे वाला केक खिला दिया था। ये आप हनुमान जी से पूछिए, वो बताएंगे आप, वही बता, मैं नहीं बताऊंगा। जनता से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैम, मेरा ये सवाल है कि आपका पॉलिटिकल कैरियर का जो ग्राफ था वो डे बाय डे नीचे जा रहा था, तो ऐसे में आपको बीजेपी को सपोर्ट करना ज़रूरी हो गया था, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं था। अगर गलती से बीजेपी गवर्नमेंट में आती तो आपको ऐसा लगा होगा कि आपकी वापसी हो सकती है बीजेपी में। इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है ना प्रश्न की, क्योंकि ये समर्थन पहली बार नहीं हुआ। कहना यह है कि शायद आपको इस बात का एहसास था, या आपको मैं जब पार्टी से निकली हूँ, मुझे निकाला नहीं गया है, मैं निकलती गई, मैं तो महासचिव थी, मैं बहुत बड़े पद पर वो तो हमने देखा था, पैर पटक के कैमरों के सामने आप पार्टी से बाहर निकल गए थे, हम कोई दिक्कत नहीं थी हमको। बात ये हो रही है कि शायद आपको लगा कि अडवाणी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनके कैंपेन में हिस्सा ले लो, सपोर्ट कर दो, उनकी सरकार बनेगी तो भी मंत्री बन जाएंगे। मंत्री तो मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर रही हूँ पहले भी, तो मुझे वो क्या बना सकते थे, और मैं मुख्यमंत्री बनी, अब तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनना बचा है, वो अडवाणी जी खुद ही बनने वाले थे, तो वो तो बनने वाली थी, इसलिए वो ऐसी कोई बात थी ही नहीं। जब एक आदमी कैबिनेट मिनिस्टर रह जाता है तो दोबारा मन में लालसा तो होती है दोबारा कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने अडवाणी जी को कहा था कि हमें कुछ नहीं बनना, हमें कुछ नहीं चाहिए, और जरूर बनने की इच्छा रखनी चाहिए। गरीब आदमी की सेवा के लिए अगर हाथ में सत्ता नहीं होगी तो खाली झुनझुना बजा के कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिए कैसे लोगों के हाथ में सत्ता चलेगी, आज देश का क्या हाल हो गया है। हमारे जैसे लोगों को साहब जान लगा करके आगे आना पड़ेगा, और कुर्सी छीननी पड़ेगी, और कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, खुद बैठना पड़ेगा। आपकी अदालत में उमा भारती पर इल्जाम है कि इनका व्यवहार असामान्य है। उमा जी, बहुत सारी बातें तो आपने स्वीकार की, ये भी आप मानेंगी कि अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को सरेआम थप्पड़ मार देना असामान्य बात है? ना, पार्टी तो घर होता है, कैमरे नहीं होने चाहिए वहां पर। सब नेताओं ने मारे हैं, नेहरू जी तो डंडा मार देते थे पब्लिक को। हाँ, नेता को सेंटिमेंटल होना चाहिए, और कार्यकर्ता घर का होता है। आपको पता नहीं है ये जो चिकने चुपड़े आईएओ करने वाले नेता है ना, ये अंदर कितनी, ये तो हत्याओं की रचना करते हैं। एक एमपी पकड़े गया है अभी, आपने देखे होगा एनसीपी का। अरे हम तो कार्यकर्ता को क्यों नहीं मारे, घर का है, गलती करेगा मार देंगे, माफी भी मांग, उसकी हमने जिसको मारा उसकी पुच्ची भी ली हमने। हाँ? आपने वो भी देखा होगा, हमारा घर का है। हमने देखा कि आपने कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा, अब पुच्ची ली, फिर उसके बाद वो भी तो देखा ना आपने। वो भी देखा आपने। और हमने ये भी देखा कि फिर बाद में आपने फैक्स भेजकर उनसे माफी भी मांगी। हाँ, माफी भी मांगी, प्यार भी किया। हमने एक बार अपने जब हम मिनिस्टर थे तो हमने अपने चपरासी पे पानी फेंक दिया था यहाँ पर, और हमको गुस्सा आया।
हम पे माफ़ी मांगे, घुटनों के बल बैठ के माफ़ी मांगे, सेक्रेटरी को बिठाए, ज्वाइंट सेक्रेटरी को बिठाए घुटनों के। एक बात मैं आपको बता दूं, इसको आप इर्रेशनल मत कहिए। बीजू पटनायक, जवाहरलाल नेहरू और उमा भारती, ये तीनों इस बात के लिए मशहूर हैं कि अन्याय, गलत बात को देख नहीं सकते, वो तत्काल रिएक्ट करते हैं। और इस नेचर को मैं बनाए रखूंगी। रिक्शे वाले को, कुली को, गरीब को, भीख मांगने वाले को, महिला को, विकलांग को, बच्चे को, बूढ़े को, बीमार को कभी परेशान होते देखूंगी तो एक खींच के दूंगी परेशान करने वाले को। किसी की चीज़ की फिक्र नहीं करूँगी, एक दूंगी। कभी फिक्र नहीं करूंगी कि मीडिया मेरे को कैसा प्रोजेक्ट करता है। उमा जी, इसको तो सामान्य व्यवहार नहीं कहा जा सकता ना, कोई ये आप लोगों की भाषा में असामान्य है, तो आप कह दीजिए कि नेहरू जी पागल थे, आप कह दीजिए बीजू पटनायक पागल थे, आप कह दीजिए उमा भारती, आई डोंट माइंड, मुझे कोई दिक्कत मैं कह दूं कि उमा भारती पागल है? नेहरू जी को भी कहना पड़ेगा साथ में आपको, अकेले उमा भारती को सिंगल आउट नहीं है, फिर आप महिला विरोधी हैं। नेहरू जी और बीजू पटनायक तो इस दुनिया में नहीं है, तो अब एक ही पागल है उमा भारती। हाँ कह दीजिए। अब मैं चाहूंगी कि मेरे जैसे पागल सब हो जाएं, कि जो गरीब आदमी के खिलाफ होने वाले अन्याय या कोई ऐसी गलती जो महिला को, देखिए मैंने आपको चार, विकलांग, महिला, बूढ़ा, बीमार, बच्चा, गरीब आदमी, इसके साथ अन्याय होता है तो मैं तत्काल रिएक्ट करती हूँ। आपकी पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पिटने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया में एक कंपोनेंट ऐसा है कि वो चाहता है कि महिलाएं ना खाली मार खाएं, मारे ना, बस। तो वो चिढ़ जाते हैं कि अच्छा महिला को कभी मार रही है, इसको तो खाली पिटना चाहिए, ये पीट क्यों रही है। तो इसलिए जो लोग महिला विरोधी हैं और सोचते हैं कि महिला खाली पिटने के लिए ही होती है, जब वो देखते हैं कि मैंने एक खींच के थप्पड़ मारा तो उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको लगता है ये काम हमारा है, महिलाओं के हाथ में कैसे चला गया, हम तो आगे भी मारेंगे। लेकिन आज की दुनिया में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी को थप्पड़ मारने का अधिकार भी किसी को नहीं है। हाँ नहीं है, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जब नेहरू जी डंडा ही मार दिए किसी को, तो वो डंडा मारने का भी उनको अधिकार नहीं था। मैंने भी तब, मुझे अधिकार नहीं था, इसलिए मैंने माफ़ी मांगी, पुच्ची भी ली और माफ़ी भी मांगी। देखिए, दुनिया तो इसको भी पागलपन कहती है कि वो महिला जिस पर इल्ज़ाम लगे देश के साथ विद्रोह करने के, टेररिज्म करने के, उन प्रज्ञा ठाकुर को आपने कहा कि आप अपनी पार्टी से टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने तो ये कहा कि अगर प्रज्ञा ठाकुर चुनाव लड़ना चाहे तो वो चुनाव लड़े, और मैंने ये कहा कि उसके नाम पर राजनीति मत करो। और मैंने बिल्कुल प्रज्ञा ठाकुर का बचाव किया और मैं आगे भी करूंगी, क्योंकि मैं उसको व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ। उसको शिकार बनाया है कांग्रेस की सरकार ने, क्योंकि पूरे टाइम इस्लामिक टेररिज्म की बात चल रही थी, तो कुछ इस्लामिक ग्रुप के प्रेशर में ये इस प्रकार का वातावरण बनाया गया कि कुछ हिंदू टेररिज्म शब्द भी आप चलाइए, और इसके लिए अब आज तक सबूत नहीं मिले। उसके नार्को टेस्ट हो गए हैं, सबूत नहीं मिला है। जो पुलिस अफसर उनकी मैं आगे भी उसका बचाव करूंगी। जो पुलिस अफसर उनकी जांच कर रहे थे, हेमंत करकरे, उन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी, और ऐसा व्यक्ति जो आतंकवादियों से भिड़ जाए वो कम से कम झूठ नहीं बोल सकता। उनकी जांच में ये बात बार बार आई कि प्रज्ञा ठाकुर ने देश के खिलाफ विद्रोह किया। नहीं, हेमंत करकरे बहुत ईमानदार अधिकारी थे, उनके बलिदान होने का मुझको बहुत दुख हुआ, वो देश के लिए बलिदान हुए, लेकिन जांच का सबमिशन वो जांच पूरी नहीं कर पाए ना। वो जांच के कंक्लूजन, उन्होंने घोषणा भी नहीं की इस बात की वो प्रज्ञा ठाकुर को अपराधी मानते हैं, जांच चल रही थी। और हेमंत करकरे की ईमानदारी पर, उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई हमें गर्व है उनके ऊपर, और काश की उनकी मृत्यु ना हुई होती, लेकिन वो जांच को पूरा कहाँ कर पाए थे। उन्होंने ये घोषणा कहाँ की थी कि प्रज्ञा ठाकुर अपराधी है, ना उसे अपराधी कह पाए वो, ना उसको निर्दोष कह पाए। जांच अभी भी चल रही ना, मामला अदालत में अभी चल रहा, हम बोल ही नहीं सकती, मैं उस विषय पे नहीं बोल सकती। हेमंत करकरे ने भी प्रज्ञा ठाकुर को अपराधी घोषित नहीं किया, मैं आपको बताऊं। जो मालेगांव के विस्फोट के अंदर जिसकी जांच चल रही हो, उसको आप अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाने की ऑफर नहीं कहा ना, मैं आपको मना तो देखिए कितना बड़ा साफ साफ लिखा है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव में टिकट देंगी उमा भारती। तो आप, मैं आपको फिर कहूंगी, छपा के ऐसे मतलब नहीं, मैंने नहीं कहा। अरे आप ना वीडियो सीडी दिखाइए तब मानूंगी। 30 अक्टूबर 2008 का ना, मैं नहीं मानती इन बातों को। वैसे ही एक और छपा बीच में बयान मैंने पढ़ा था अखबार में कि मैंने कहा मैं चुनाव हार जाऊंगी तो केदारनाथ चली जाऊंगी। मैं क्यों जाऊंगी? आप बार बार पूछते हैं कि नाम लें, अब इसमें नाम भी है। बताइए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इंदर प्रजापति ने भोपाल में पत्रकारों से बाद में मैंने उससे माफी मंगवाई, उसी से, वो भी तो लाभ दिखाइए ना। उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई मैंने इंदर प्रजापति से, और मैंने कहा कि हमको प्रज्ञा के नाम पर राजनीति नहीं करनी, बहुत बेकसूर साध्वी महिला है, फंसा दी गई है, और अपन को उसका बचाव करना है, अपना इतना ही काम है। वो निकलेगी फिर तय करेगी उसे राजनीति में। नहीं कहा कभी आप माफी मांगते हैं, कभी पार्टी वालों से माफी मंगवाते हैं, तो इसका नाम माफी पार्टी हो जाएगा। नहीं, गलत बयानी पे तो माफी मांगनी चाहिए, सब माफी मांगते हैं। बीजेपी और कांग्रेस वाले हर 6 महीने में एक बार माफी मांगते हैं, मैं तो एक आधी बार मांगी। आपकी अदालत में उमा भारती पर आरोप है कि राजनीति के लिए ये उपयुक्त नहीं है। उमा जी, ये बार बार कहा जाता है कि उमा भारती का जो टेम्परामेंट है, उमा भारती जिस तरह की बातें करती हैं, उमा भारती जिस तरह का जीवन जीती हैं, वो पॉलिटिक्स में मिसफिट है।
ये सही बात है, मैं स्वीकार करती हूँ। मैंने खुद भी कई बार कहा कि मेरे को लगता है मैं राजनीति में मिसफिट हूँ, लेकिन अब मैं हिट हो गई हूँ। मुख्यमंत्री भी बन ली, कैबिनेट मिनिस्टर भी बन ली, आगे भी अब राजनीति में रहूंगी, इसलिए ठीक है, अब या फिर ये चलेगा। लगता है कि वो जो जीवन था जब आप कथा कहती थी और लाखों लोग सुनने आते थे, दुनिया के अलग अलग कोने में जाके लोगों को रामचरितमानस की कथा सुनाती थी, रामायण बताती थी, वो बेहतर जिंदगी थी? देखिए, अगर मैं बेहतर जिंदगी की तुलना करूंगी तो वो तो थी, मेरे भक्तों ने मेरे लिए जहाज खरीदे थे, हेलीकॉप्टर खरीदे थे, मुझे रोल्स रॉयस में घुमाते थे, मैं पूरी दुनिया में जाती थी, भारत में भी मेरे को बिल्कुल हाथों हाथ उठाया जाता था। और 6 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक मैं वैसी रही, स्वर्ग में रही हूँ। लेकिन मैं जब किसी गरीब को हंसते हुए देखती हूँ, किसी महिला के लिए लड़ती हूँ, गरीब के लिए लड़ती हूँ, तो मुझे लगता है मैं भले ही नरक में हूँ, लेकिन मेरी वजह से अगर लोगों को अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है तो मुझे नरक में रहना चाहिए और उनको अच्छी ज़िंदगी देनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि मैं मिसफिट हूँ, लेकिन अब मैं हूँ यहीं पर, वो यहीं रहूँगी और यहीं से वो रास्ता निकालूंगी कि अच्छे कर्म करके भगवान को भी खुश रखूँ। लोग मुस्कुराएंगे तो भगवान अपने आप खुश हो जाएगा, गरीब लोग मुस्कुराएंगे, उनको राहत मिलेगी मुझसे, तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, यही मैं मानती हूँ। लेकिन भगवान कैसे खुश होंगे? जिन राम को मंदिर बनाने का इतना बड़ा वादा आपने किया था, वो मंदिर तो अब साइडलाइन हो गया, भूल गए उसे? नहीं, मैंने साइडलाइन नहीं किया है। अयोध्या, मथुरा और काशी, तीनों पर भव्य मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। राम सेतु को टूटना नहीं चाहिए। SEZ के कॉन्सेप्ट पर पुनर्विचार होना चाहिए। न्यूक्लियर एग्रीमेंट रद्द होना चाहिए और अमेरिका और अमीर परस्त नीतियां नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं पहले भी कायम थी, इसी वजह से मुझे निकाल भी दिया गया, इस वजह से मैंने पार्टी भी बना ली, इसी के लिए मैंने आडवाणी जी को समर्थन भी कर दिया। मैं करती ही रहूंगी, ऐसे ही रहूंगी, नहीं बदलूंगी। और इन्हीं नीतियों के खिलाफ जनता ने वोट भी दे दिया। होता है लोकतंत्र में, इमरजेंसी के पहले इंदिरा गांधी को लोगों ने सिर पर चढ़ा लिया था और इमरजेंसी के बाद उन्हीं को हरा दिया था, तो लोग तो इन चीजों को देखते रहते हैं, लेकिन हराते रहते, जिताते उस रहते हैं। आंदोलन के जो साथी थे कल्याण सिंह, वो तो आज माफी मांग रहे हैं कि बाबरी मस्जिद गिरी थी, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आपने आज आपकी अदालत में देखा कि मैंने एक भी बात पे माफी नहीं मांगी। मैं राम मंदिर के लिए, राम सेतु के लिए, गरीबों के लिए ना माफ करूंगी ना माफी मांगूंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो पूरे आंदोलन में आपके साथ खड़े होने वाले लोग थे, कल्याण सिंह ने माफ़ी मांग ली, आडवाणी जिन्ना की मज़ार पर चले गए, तो अब कहाँ बचा आंदोलन, कहाँ बचे उसके नेता? नहीं, इससे लोगों से कोई फर्क थोड़े पड़ता है। जब रामलला वहाँ प्रकट हुए थे तो आडवाणी जी भारतीय जनसंघ ही नहीं था, उमा भारती पैदा भी नहीं हुई थी। अगर कोई ये धोखा कर ले, सोच ले कि हमारी वजह से सब कुछ हुआ है, तो फिर तो वो तो सही आदमी नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है इस देश में और इस दुनिया में, वो किसी व्यक्ति की वजह से नहीं हो रहा है। रामलला को ब्लास्ट करके गिराने की कोशिश की गई थी, आप याद करिए, उनके चिथड़े उड़ गए वहीं पर और रामलला ज्यों के त्यों बैठे रह गए। अरे आडवाणी जी, अशोक सिंघल और उमा भारती की वजह से हिंदू तो नहीं है साहब, हिंदुत्व तो है उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों की वजह से जो कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं, 15-20 किलोमीटर पैदल चल चल करके जाते हैं, उन महिलाओं की वजह से जो कड़कड़ाती ठंड में भी व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, उन लोगों की वजह से जो घर में माँ बाप की आप सेवा ये नहीं करते मानती हैं। कि जनता ने अब इन चीज़ों को, इस तरह के आंदोलन को रिजेक्ट कर दिया है? नहीं, मुझे लगता है कि इनके राजनीतिक रूप को अगर जनता ने वोट के लिए अनिवार्य नहीं माना तो उसके पीछे हम वो सब लोग जिम्मेवार हैं जो इसको पॉलिटिकल एजेंडा पे लाए थे। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि राम जन्मभूमि आंदोलन की ताकत कम हुई है। अगर आपको इसका अंदाज लगाना है तो मैं आपकी अदालत के माध्यम से ही कहती हूँ कि करे कोई नेता घोषणा कि मैं वहाँ पे मस्जिद बनाऊंगा, फिर देखिए उसका क्या हाल होता है, इसी से पता लग जाएगा आपको। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप औरतों को पॉलिटिक्स में आने के लिए मोटिवेट करने के लिए क्या चाहेंगे करना? कैसे मोटिवेट करेंगे कि लेडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में आए? मैं चाहूँगी कि महिलाएं सिद्धांतों पर, नीतियों पर और विचारों पर चल करके राजनीति करें और अपनी महिलाओं के नाते, महिला होने के नाते मुझे जो अपनी कमजोरी महसूस हुई कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अविचलित भाव से, क्योंकि यही आरोप लगने हैं जो मुझ पे लगे हैं, थप्पड़ मारती हैं, टेम्परामेंटल हैं, मूडी हैं। लेकिन जब सवाल आता है लोकसभा में महिलाओं को चुनने के आने के लिए रिजर्वेशन का, आरक्षण का, तो उसका आप विरोध करती हैं। आप शरद यादव के साथ जहर खाने वालों की लाइन में खड़ी नजर आई। नहीं, मैं जहर खाने वालों की लाइन में नहीं हूँ, ना मैं किसी को जहर दूंगी ना मैं जहर खाऊंगी। और सबसे पहले मैंने जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे उसका तो मैं सबूत लाई हूँ यहाँ पर, ये देखिए पार्लियामेंट की डिबेट का सबूत है। देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय पर मैंने ही सबसे पहले उनको रोक दिया था, नहीं तो उन्होंने तो बिल पेश ही कर दिया था। 12/9/96 को उन्होंने बिल पेश किया, बहुत लंबा है, इसमें पढ़ूंगी नहीं, अदालत का समय नहीं जाया करूंगी। और मैंने उनको रोका, मैंने कहा कि नहीं, आप इसमें पिछड़े दलित और आदिवासी वर्गों की महिलाओं को जोड़ के लाइए। हम विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि 33% की जगह पर 50% आरक्षण दीजिए और उसमें आप पिछड़े दलित और आदिवासी वर्गों को दीजिए। अभी ये क्या कर रहे हैं कि दलित और आदिवासी वर्गों की जो सीटें हैं
उनको ये महिलाओं के लिए रिजर्व कर देंगे दलित और आदिवासी, और उसमें रोस्टर कर देंगे, तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि कोई महिला नेता कहीं डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि रोस्टर से, क्योंकि या तो ये जब डीलिमिटेशन हुआ उसी समय पर रिजर्वेशन कर देते, अगर डीलिमिटेशन के साथ में रिजर्वेशन नहीं हुआ है तो अब आप ये खतरा जान लीजिए कि कोई भी सीट महिला हो जाएगी। अरे महिला लीडरशिप को डेवलप होने में 10-15 साल लगते हैं, और इसलिए जो अडवाणी जी का प्रस्ताव था कि पार्टी के अंदर रिजर्वेशन हो जाए और उसी पार्टी को मान्यता मिले चुनाव आयोग से जो 33% महिलाओं को सीट देगा, तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि 100% रिजर्वेशन महिलाओं का हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई पार्टी कहीं ना कहीं से महिला को खड़ा कर देगी। लेकिन पिछड़े दलित और आदिवासी वर्गों की महिलाओं को आरक्षण दिए बगैर अगर ये आरक्षण आएगा तो फिर तो आप ये समझ लीजिए कि नेताओं की बीवियों को आना है, एमपी की बीवियों को आना है, या बड़े बड़े धन्ना सेठों की बीवियों को आना है, क्योंकि लीडरशिप को तो डेवलप हो ही नहीं पाना। इसलिए हम बिल्कुल आरक्षण के विरोधी नहीं है। शरद यादव ने जहर खाने की बात नहीं कही, उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया। और मैं आपको ये भी बताऊं, लेकिन हाँ, अगर ये आरक्षण पिछड़े दलित और आदिवासी वर्गों के बगैर आया तो समझ लीजिए कि आपने पिछड़ों और आदिवासियों को और दलितों को जहर जरूर खिला दिया है। और इसलिए हमने तय किया है कि जान की बाजी लग जाएगी, लेकिन पिछड़े दलित और आदिवासी वर्गों के बगैर ये आरक्षण नहीं आ सकता। तो अब आप अगर जब महिला आरक्षण की बात होगी तो आप शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव के साथ खड़ी नजर आएंगी? वो साथ में हो नहीं सकते ना हम, क्योंकि वो पार्लियामेंट में हैं, और आपने सुना ही है कि मैं चुनाव हार गई हूँ। लेकिन हाँ, हम सड़क पर हम कलावती के साथ खड़े नजर आएंगे। सबसे पहले हमने उठाया था, राहुल गांधी ने कलावती को छोड़ दिया, वो पार्लियामेंट में जाकर के बैठ गए। कलावती विदर्भ में रो रही है अभी भी बैठी बैठी, उस कलावती को हम लाएंगे, उसके साथ खड़े होंगे। मुलायम जी, शरद यादव जी के साथ इस मामले में खड़े होने में मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, कोई शर्म नहीं आएगी, मैं पूरे गर्व के साथ खड़ी होंगी। फिर आपको याद नहीं आएगा कि आपने उन्हें मौलाना मुलायम कहा था? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मैं इस प्रकार के मेरे से सिंबॉलिक लैंग्वेज बनती भी नहीं बोलती, मैंने नहीं बोला। वो मुलायम सिंह जिन पर बार बार इस बात का इल्जाम लगाया जाता था कि उन्होंने, वो राम जन्मभूमि को लेकर हमारी लड़ाई हुई है, उनसे बहुत हुई। उनने मेरे को कहा कि उमा भारती आएगी तो हम गोली से उड़ा देंगे, टांगे तोड़वा देंगे, और मैंने कहा था अच्छा रुकवा के देखो, और हम अयोध्या पहुंच गए थे। हमारे राम के नाम पे खूब लड़ाई हुई, लेकिन रोटी के मामले में हम मुलायम सिंह, शरद यादव, रामविलास, हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आप वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौट रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग है हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनशक्ति, और हमारी और उनकी विचारधारा में जो अंतर है वो सिर्फ 3 बातों पे है। वो महिला आरक्षण को ज्यों का त्यों पेश कर रहे, मैं कह रही हूँ कि इसमें ST SC OBC का कंपोनेंट आप जोड़ो तब इसको पेश करना। उन्होंने न्यूक्लियर एग्रीमेंट पे अपनी सहमति दी, हम इसके लिए हमेशा लड़ेंगे। वो SEZ पे क्लियर नहीं है, हम उसको लेकर के क्लियर हैं, और इसलिए हमें धीरे धीरे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारा वजूद है। और जैसे शरद पवार और कांग्रेस का समझौता हो गया, जैसे ममता बनर्जी और कांग्रेस का समझौता हो गया, हो सकता है वो स्थिति बन जाए कि हमारा और भाजपा के ऐसे संबंध हो जाए, कोई दिक्कत ये हो सकता है कि अगला चुनाव आप और बीजेपी मिलकर लड़े। अडवाणी जी को हम नेता मानते हैं और संघ के नेताओं को हम लेकिन अडवाणी जी को तो अब बीजेपी भी नेता नहीं मानते, आप उन्हें अभी भी नेता मान रहे हैं। अडवाणी जी अभी नेता हैं, और मैं फिर कहूंगी कि बीजेपी के लोग अपने विवादों को घर के अंदर ही डिस्कस करें। कांग्रेस से कम इतना तो सीख लें, बहुत सारी कांग्रेस से सीखी, ये भी सीख लें कि अपने नेता के साथ खड़े रहें, खड़े रहना चाहिए, इसी में पार्टी की लाज रहती है, मर्यादा रहती है। आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से मुकदमा चलाया तेज तर्रार उमा भारती पर। हमने उमा भारती से पूछा उनकी राजनीति के बारे में, उमा भारती से पूछा महिला आरक्षण के बारे में, और उन सवालों के बारे में जो उमा भारती से कभी नहीं पूछे गए। उमा भारती ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के फैसले का। मुझे लगता है कि आज की इस अदालत से कुछ नए नतीजे हिंदुस्तान की राजनीति के सामने आएंगे, और मैं तो ये समझता हूँ कि भाजपा का ये बहुत बड़ा नुकसान है कि उमा भारती जैसी नेता जो ऊर्ध्वमूल नहीं है, ऊर्ध्वमूल जानते हैं ना कि जड़ें जिसकी आसमान में होती है और उल्टा लटका होता है चमगादड़ की तरह, वैसी नेता नहीं है। अधोमूल जिसकी जड़ें हैं, जो अपना रस ज़मीन से खींचता है, भूमि से खींचता है, भूमिपुत्र होता है, ये उस तरह की नेता है। मुझे विश्वास है कि भाजपा इनके लिए मार्ग खोलेगी और ये खुद अपनी माँ के पास दोबारा लौटेंगी। पार्टी किसी भी नेता या कार्यकर्ता के लिए माँ की तरह होती है। माँ को गुस्सा आ जाता है जैसे उनको आ जाता है, उस गुस्से में उनको भी माँ ने थप्पड़ लगा दिया एक बार, लेकिन माँ को अपने कार्य पर, अपने गुस्से पर पुनर्विचार करना चाहिए। और उमा भारती अगर लौटती हैं भाजपा में तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जो 2 ध्रुवीय राजनीति अब नितांत आवश्यक हो गई है, उसको बड़ा बल मिलेगा। धन्यवाद। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, मुझे माननीय अदालत को मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए, और उन्होंने मुझे जो सलाहें दी हैं मैं उनको भी स्वीकार करूँगी।
और उन्होंने मेरी जो प्रशंसा में शब्द कहे हैं, मैं ध्यान रखूंगी कि मैं अदालत की और जनता की अदालत है चूंकि है, तो जनता की नज़र में कभी गिरूँ ना, बल्कि जनता की नज़र में ऊंची ही रहूँ। मैं कभी जनता का मान नहीं गिराऊंगी। इस उम्मीद के साथ कि उमा भारती हमेशा इसी तरह से बेबाकी से बात करती रहेंगी, अपनी गलतियों को स्वीकार करती रहेंगी और इस बड़े दिल से जनता के सामने अपनी बात रखती रहेंगी। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।